हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग और साथियों ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज है ये जो वीडियो है साथियों ये है आपकी 5 अक्टूबर की। ठीक है, 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो हैं साथियों वो मैं इसमें कवर करूंगी। ठीक है, तो 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे साथियों वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों इस वीडियो में हैं। समझ गए? तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं कवर कर रही हूँ उन सभी को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि आपको नोट करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और चलिए नोट कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो साथियों पहला क्वेश्चन है आपका, भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। यह भारत की होम ग्राउंड पर लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीत है? 18वीं, 20वीं, 25वीं या फिर 12वीं? तो साथियों मैं बात कर रही हूँ टेस्ट सीरीज की, तो ये भारत की 18वीं जीत है। कौन सी जीत है भारत की? 18वीं जीत साथियों ये है। अब क्या है, भारत ने बांग्लादेश को 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज जो थी इसके दूसरे मुकाबले में साथियों 2-0 से इसमें साथियों हरा दिया है। और 2012 में आखिरी बार होम ग्राउंड पर भारत इंग्लैंड से हारा था। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत ने ये साथियों जो 18वीं टेस्ट है सीरीज है ये जीत ली है। अब इस टेस्ट की बात करेंगे, इस टेस्ट में क्या रहा। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन जो है ये टेस्ट सीरीज में 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीतने का श्रीलंका के जो स्पिनर हैं मुथैया मुरलीधरन उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। समझ गए? नोट कर लेना, जो मैं बताते चल रही हूँ उन्हें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मूल के रवि आहूजा, क्या नाम है? रवि आहूजा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के जो रवि आहूजा हैं साथियों किस कंपनी का नया सीईओ इन्हें बनाया गया है? सीईओ का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? तो साथियों इसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, क्या मतलब होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो रवि आहूजा है इन्हें किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? साथियों इन्हें सीईओ बनाया गया है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। किसका सीईओ बने हैं ये? रवि आहूजा ये बने हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ और जो मैं बताऊंगी उसको आप सब लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं साथियों आपको बताने वाली हूँ। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर आरपीएफ की, एसएससी का, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आप जीडी दे रहे हैं, भले ही आप एमटीएस दे रहे हैं, भले ही आप सीजीएल दे रहे हैं, मैंने कहा किसी भी एग्जाम की, या फिर आप स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप में से जितने भी लोग हैं सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए 11 बजे मैं दिन में लाती हूँ एक प्रैक्टिस सेट और शाम को मैं एक जीके जीएस की क्लास लेकर आती हूँ। साथियों ये जो जीके जीएस की क्लास है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास हमारी 7:30 बजे आती है। ठीक है, इसमें हम जीके जीएस कवर करते हैं। चलिए अब बात करूंगी कि रवि आहूजा ने जो स्थान लिया है साथियों ये लिया है टोनी विंसी क्वेरा का। ठीक है, चलिए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, इंपोर्टेंट बात है ये नोट कर लीजिएगा, सोनी एंटरटेनमेंट जो है ये जापान की कंपनी है साथियों, ये इंडिया की कंपनी नहीं है। आज तक शायद आप लोगों को यही लगता होगा कि जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन है ये इंडिया की कंपनी है। नहीं साथियों, ये जापान की एक सोनी कंपनी है। एक्चुअल में जो सोनी कंपनी है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाती है ये जापान की कंपनी है और इसी का एक पार्ट है साथियों जो हमारा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है। ठीक है, ये क्या बनाती है आपको पता है? मूवीज बनाती है ये, धारावाहिक जो मतलब क्या होता है जो सीरियल्स होते हैं ना उनको ये बनाती है। ठीक है, और सोनी कंपनी क्या करती है? सोनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है और इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1946 में। अब देखिए इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सीईओज हैं बाकी जिन्हें हम अब नोट करेंगे, सारे लोग नोट करेंगे मेरे साथ, जो मैं बोलूंगी उन्हें आप नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। तो देखिए गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ कौन है? याद कर लीजिएगा, सुंदर पिचई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लेना सारे लोग। गूगल के और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। यूट्यूब के सीईओ कौन है साथियों? ये है नील मोहन। कौन है यूट्यूब के सीईओ? नील मोहन। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। ये जो है ये ट्विटर की सीईओ है।
एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। एडोब के कौन है? शांतनु नारायण। आगे चलिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। स्टारबक्स के सीईओ कौन है? ब्रायन निकोल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ सारे के सारे नोट हो जाने चाहिए आपकी कॉपी में, समझ गए? सारे इंपॉर्टेंट है और रिवीजन भी करते चलेंगे साथ साथ। अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो बताइए नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो साथियों बागपत, हाथरस और कासगंज, इन तीनों जगह में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अब तक क्या था, उत्तर प्रदेश में जो कुल मेडिकल कॉलेज थे साथियों उनकी संख्या थी 39। अब तक उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने थे? 2017 तक। 2017 तक जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या थी साथियों ये थी 39, और अब ये हो जाएगी 78। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 78। देखिए सीधे सीधे डबल हो गए हैं, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी? 78 साथियों ये हो जाएगी। बात करूंगी 24-25 में कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं साथियों। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में तो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट भी हो गए हैं। ये प्लेस मैं इसलिए आपको नोट करके बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप यूपी पुलिस, यूपी उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे और उसमें ये पूछ लिया जाए आपसे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब उत्तर प्रदेश से थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनको हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी शंख एयरलाइन। क्या नाम होगा इसका? शंख एयरलाइन। कहाँ एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल? बहुत बड़ा ये बन रहा है साथियों नोएडा के जेवर में। नोएडा के जेवर में एक साथियों आपका एयरपोर्ट बन रहा है जो शायद देश का ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और इस पर काम अभी चला हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जो एयरलाइन बनेगी साथियों इसका नाम होगा शंख एयरलाइन। आगे देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय शो 2024 का जो आयोजन है साथियों ये कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। सोनभद्र पुलिस की बात करूंगी तो सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय आईएसओ जो प्रमाणन है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका सर्टिफिकेट है, स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये जो है आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में बहुत बढ़िया पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ बना है साथियों? ये बना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे मैं डबल मार्क कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साथियों गिद्धों के संरक्षण के लिए यहाँ एक केंद्र खोला गया है क्योंकि आपको पता है गिद्ध जो है बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। लुप्त होने की कगार पर क्यों आ गए हैं साथियों? एक सॉल्ट होता है पैरासीटामोल, आपने देखा होगा जब जानवरों को एक सॉल्ट, ये किसी, देखिए ये एक पेन किलर है। पेन किलर को हम क्या कहते हैं? ये एक दर्द निवारक है, ये एक दर्द निवारक दवा है साथियों। जब ये क्या होता है, जब जानवरों को भी ये दी जाती है, ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा मोस्टली लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, तो ये जो पैरासीटामोल साल्ट है साथियों ये जानवरों को भी दिया जाता है, ठीक है। पेन में या जब वो बीमार होते हैं पेन किलर उनको ये दी जाती है। तो क्या होता है जब वे जानवर मर जाते हैं तो उनको, कुछ जानवर ऐसे हैं उनको या तो वो खुद ही मर जाते हैं ऐसे ही जंगल में कहीं पड़े होते हैं या फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। तो साथियों इन मरे हुए जानवरों को, जो गिद्ध का जो भोजन है वो मरे हुए जानवर है, तो गिद्ध जब इन्हें खाता है इनके अंदर जो पैरासीटामोल मोल जो सॉल्ट है ये इसके अंदर चला जाता है गिद्ध के, जिससे आप यकीन नहीं करेंगे 90% से अधिक जो गिद्ध है वो लुप्त हो चुके हैं। 90% से अधिक, जरा सोचिए, ये लुप्त प्राय इस समय है, बिल्कुल लुप्त होने की पूरी कगार पर है गिद्ध। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में जो है, और ये याद रखना ये विश्व का पहला संरक्षण केंद्र है। और मैंने आपको बताया है जब भी भारत का पहले की बात हो, विश्व के पहले की बात हो या फिर महिलाओं में कोई प्रथम हो, वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, तो विश्व का पहला संरक्षण केंद्र साथियों ये महाराजगंज में, कहा? महाराजगंज में शुरू किया गया है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया साथियों ग्रेटर नोएडा। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहाँ किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है वो, तो ये है साथियों राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह का मतलब है एक माह तक ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया साथियों। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये साथियों मनाया गया है, ठीक है।
30 सितंबर तक, ठीक है, क्योंकि पूरे माह हमें मनाना था। तो साथियों इसका जो समापन हुआ है ये हुआ है रांची में। रांची कहाँ? झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ हम समापन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इसका समापन हुआ है। इसका वैसे अध्यक्षता किसने की थी? ये थी हमारी केंद्रीय बाल और जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी शुरुआत जो हुई थी साथियों, ये गांधीनगर गुजरात से हुई थी, ठीक है। कब से कब तक ये मनाया गया? 1 से 30 सितंबर तक साथियों ये मनाया गया है। शुरुआत हुई थी गांधीनगर से और इसकी जो क्लोजिंग हुई है, इसका जो समापन हुआ है साथियों, ये रांची में हुआ है, झारखंड में। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? ये जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह है, तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये 7वां पोषण माह था। कौन सा था? 7वां राष्ट्रीय पोषण माह हमने ये मनाया। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? एनीमिया को रोकने के लिए, ठीक है। एनीमिया मतलब जो ये और उसके बाद विकास पर निगरानी रखने के लिए, पूरक आहार और पोषण भी, पढ़ाई भी, सब चीजें इन पर केंद्रित करने के लिए आपका ये राष्ट्रीय पोषण माह साथियों मनाया गया था, ठीक है। अब मैं ये बात थी 2024 की, मैं बात करूंगी 2018 की। 2018 में कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था राजस्थान के झुंझुनू से। अब क्या है, ठीक है, देखिए सबसे पहली बार जो मनाया गया था साथियों, सबसे पहली बार जो मनाया गया ये आपका राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहली बार कब से शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह मनाना? राष्ट्रीय पोषण माह मनाना आपका शुरू हुआ था वर्ष 2018 से। सबसे पहले कहाँ मनाया गया? राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू से शुरुआत की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार 2024 में शुरुआत हुई है गांधीनगर से, याद कर लेना, नोट कर लेना, शुरुआत हुई है गांधीनगर से और क्लोजिंग हुई है रांची में। समझ गए? क्लोजिंग का मतलब है समापन हुआ है, ठीक है। कब से कब तक? राष्ट्रीय अब मैं हाँ एक चीज और, ये है राष्ट्रीय पोषण माह की बात कर रहे थे। अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी जान लो। देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दोनों ही सितंबर में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पोषण माह 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम कुछ इंपोर्टेंट दिवस जानेंगे जो आपके चिकित्सा या मेडिकल से संबंधित है, ठीक है, या किसी बीमारी से संबंधित है, ठीक है साथियों। तो उनको क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए हम वो दिवस मनाते हैं। जैसे कि 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है साथियों। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद बात करूंगी 24 मार्च की। तो 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं? 24 मार्च को साथियों हम मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस को हम क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डे हम कहते हैं। आगे चलिए, आगे बात करेंगे 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। मैंने ये आपको बार बार बताया है, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है आपको, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में वर्ल्ड हेल्थ डे पूछ लिया जाता है। तो साथियों ये हम मनाते हैं आपका 7 अप्रैल को। अब बात करेंगे 17 अप्रैल की। तो 17 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया डे। सारे के सारे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साथियों फिर सुन लो, यदि आपको अपनी जीके जीएस कमजोर लगती है, आपको लगता है कि आप जीके जीएस में हिट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको पता लग जाए। और देखिए अपनी करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स और अपनी जीके जीएस आप दोनों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। चलिए अब जानिए 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं। तो साथियों 25 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। किस दिन? 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। आगे चलिए 28 जुलाई साथियों, 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। किस दिन? 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं साथियों? 14 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस, जिसे हम वर्ल्ड डायबिटीज डे कहते हैं, है ना। ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट दिवस आपको करवाए हैं साथियों, ये मेडिकल से रिलेटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट कर लेना। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहां से की गई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये है क्रूज भारत मिशन। तो साथियों इसकी शुरुआत की गई है मुंबई से। कहां से की गई है? मुंबई से। केंद्र सरकार ने क्या किया है? 5 सालों के लिए ये क्रूज होते हैं साथियों। देखिए ये क्रूज देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो है आपको दिख रहा है, ये पानी में चलने वाला जहाज, ये साथियों क्रूज है। इस पे क्या करते हैं लोग? छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इस पर हर तरह की सुविधा होती है, ठीक है। इस पर आपका स्विमिंग पूल भी होता है, इस पर आपके मतलब ओके एंजॉय करने के लिए सारी फैसिलिटीज इसमें दी जाती है। कहां से किसने शुरुआत की है?
ये हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह, हमारे जो भारत जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसकी शुरुआत की है साथियों। किस लिए की है? दरअसल इसका लक्ष्य है साथियों कि 2029 तक भारत में जो क्रूज पर्यटन है ना, क्रूज, उसको बढ़ाकर 10 लाख यात्री करना और कम से कम 4 लाख नौकरियां सृजित करना, इसका साथियों उद्देश्य रहेगा। ये दिख रहा है आपको, ये क्रूज, ठीक है। देखिए आपको पता ही है, लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इसमें रेस्टोरेंट भी होगा, इसमें मनोरंजन, खेल गतिविधियां सब कुछ इसमें होगा साथियों, ठीक है। लोग यहाँ छुट्टियां एंजॉय करने जाते हैं, एंजॉय करने लोग यहाँ जाते हैं। अब ये तो था हमारा क्रूज मिशन। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखेंगे साथियों, जो भारत में अभी शुरू हुए हैं। और इंपॉर्टेंट मिशन को अब हम कवर करते हैं। चलिए, तो देखिए भारत 2028 तक क्या करेगा, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? चंद्रयान 4, जिसके माध्यम से क्या होगा कि चंद्रमा से जो मिट्टी है वो पृथ्वी पर लाई जाएगी। नोट कर लेना, चंद्रयान 3 अब तक आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल है उस पर बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, वो हमारा चंद्रयान 3 था। परंतु अब चंद्रयान 4 जो है ये हमारा 28 तक लॉन्च किया जाएगा, यानी आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद साथियों ये लॉन्च किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, चंद्रमा से जो मिट्टी है वो पृथ्वी पर लाई जाएगी। समझ गए? अब क्या है, देखिए वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन मौसम सॉरी, यह है मिशन मौसम। इसको भी नोट कर लेना, ये 2 सालों के लिए किया जाएगा। ये जो मिशन मैं बता रही हूँ सारे नोट कर लेना। ये तो है चंद्रयान 4, यह है मिशन मौसम, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या है, इसरो के द्वारा अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है आदित्य 11। नोट कर लेना, क्या है, आदित्य 11 लॉन्च किया गया 23 में। आगे चलिए, भारत का एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है शुक्रयान मिशन। कब? 2028 में साथियों ये लॉन्च किया जाएगा। अभी इसमें थोड़ा समय है, कब लॉन्च किया जाएगा? शुक्रयान मिशन 2028, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? डीजीपी, डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो साथियों ये बने हैं नलिन प्रभात। कौन बने हैं? नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया है। अब देखिए, आप जानते हैं ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश काडर के हैं। ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये कौन है? ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके भी डीजी रह चुके हैं, ठीक है। और अब इन्हें जेएंडके का डीजीपी बना दिया गया है। आप जानते होंगे साथियों, ये जो डीजीपी का पद है ये पुलिस का सबसे हाई रैंक का पद होता है। पुलिस में ये, पुलिस में और फोर्स में, ठीक है। तो देखिए पुलिस में तो क्या होता है, डीजीपी बोलते हैं जो हायर रैंक होती है, और जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस में इन्हें डीजी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, और पुलिस में जो होते हैं इन्हें बोलते हैं डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देखिए ये आप देख रहे होंगे, इनके इस जो कंधे पर इनके जो लगे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ आईपीएस लिखा होता है। ये आप देखेंगे यहाँ इनकी ये क्रॉस में ये होती है, एक केन होती है इसमें, और एक इनकी जो तलवार है वो होती है, और ये एक अशोक स्तंभ होता है, ठीक है। तो ये आपके डीजीपी के शोल्डर पर लगते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो साथियों आपको पता ही है, मैप में जम्मू कश्मीर आपने देखा ही होगा। ये जो भारत का सिर है, भारत का ये जो हिस्सा है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो साथियों ये तो जम्मू कश्मीर हो गया। अब ये वाला जो ब्लू रीजन आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है? ये आपका लद्दाख है, ठीक है। अब चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019। राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है साथियों? यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ये है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो साथियों जम्मू कश्मीर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा, किसके द्वारा? ये आपसे पूछा जा सकता है, किसके द्वारा, किसने दिया है? विश्व शिल्प परिषद ने। तो साथियों विश्व शिल्प परिषद ने जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है, इसे नोट कर लेना। आगे बात करूंगी तवी महोत्सव की, तो जो तवी महोत्सव है हाल ही में जम्मू में मनाया गया है, ठीक है। और जम्मू में ही तवी नदी भी बहती है, समझ गए साथियों। यहाँ तवी महोत्सव मनाया जाता है। और क्या फैक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के बारे में? तो देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी लोग याद रखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब आगे चलिए, आगे क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए मैंने आपको बताया है भारत का सबसे पहला पहला भारत में सबसे ऊपर, दुनिया में सबसे ऊपर, महिलाओं में प्रथम, या जो भी सबसे फर्स्ट है उसको नहीं भूलना है। तो इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा बता रहा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है साथियों, नोट कर लेना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर, कहाँ बना?
चिनाब रेलवे ब्रिज जिसे कहेंगे, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच ये बना है। सारे लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। कहाँ बना है? चिनाब नदी के ऊपर बना है, नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। सब लोग याद रखेंगे। हाइट कितनी है? 359 मीटर और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ ही जितने भी फैक्ट्स थे हमने वो कवर कर लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो साथियों ये हैं जमैका के प्रधानमंत्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पहली बात तो ये 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे, ठीक है। 4 दिवसीय इनकी भारत यात्रा थी और ये किसी प्रधानमंत्री की, जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, समझ गए। पहली बार किसी जमैका के प्रधानमंत्री इंडिया आए हैं। ये जमैका आप देख रहे हैं, ये मैप में जो है साथियों ये है जमैका और जमैका की राजधानी है किंगस्टन। नोट कर लेना, राजधानी पूछी जाती है, जो देश चर्चा में होते हैं उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो राजधानी नहीं भूलनी है। और यहाँ की मुद्रा तो शायद इसलिए ना पूछी जाए क्योंकि इसका नाम है जमैका, जमैका की मुद्रा है जमैकन डॉलर, तो बहुत आसान है बताना, इसलिए कैपिटल पूछी जा सकती है, कैपिटल है किंगस्टन, ठीक है। तो जापान जमैका के सम्राट कौन है साथियों? इसका नाम है चार्ल्स तृतीय। अब देखिए कैरेबियन सी में स्थित ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये द्वीपीय देश है। इसके आसपास के देश देखिए, यहाँ यूएस है, ये क्यूबा है, ये हैती है, ठीक है, ये मैक्सिको है, ये सब इसके नजदीक है, सब देख सकते हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है साथियों ये है इंग्लिश, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS और इसका मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। पहली बार AFMS की कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है और इनका नाम है साथियों आरती सरीन। क्या नाम है? आरती सरीन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में कोई महिला डीजी बन रही है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, 39 इयर्स की सेवा के बाद इन्हें डीजी बनाया गया है। 1985 से ये कमीशन किया गया था इन्हें, ठीक है। पुणे का जो मेडिकल कॉलेज है साथियों, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, या जहां भी महिलाओं को प्रथम पद दिया गया है, एक बार उन्हें देख लेते हैं कहाँ कहाँ महिलाओं को प्रथम पद साथियों दिया गया है। सबसे पहले बात करूंगी टेन सू शान की। नाम है टेन सू शान, ये है कंपनी जो डीबीएस है उसकी पहली महिला सीईओ ये बनी है। क्या नाम है? टेन सू शान। टेन सू शान डीबीएस की पहली महिला सीईओ बनी है। आगे चलती हूँ। साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर जो है चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली ये महिला। आगे चलूंगी, ये है आलिया नीलम, इनका नाम है आलिया नीलम और ये पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ की बनी है? पाकिस्तान का जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आप बताएंगे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको बताना है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। चलिए अब हम पॉइंट पर देखते हैं। रेचल रीव्स जो है ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को नोट कर लिया होगा, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आपको यहाँ तक की क्लास बढ़िया लगी है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अभी अपनी आपकी क्लास बची है, थोड़ी सी क्वेश्चन बचे हैं तो सभी को कवर करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आपको याद होना चाहिए अहिंसा जो है वो किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? साथ में 2 अक्टूबर को हुआ था। इन दोनों को ही 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है कि साथियों 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी साथियों हम मनाते हैं। ये क्या हुआ था कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित कर दिया था। अहिंसा दिवस क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी अपनी जो भी बात रखते थे हमेशा अहिंसा के साथ रखते थे। ये अहिंसा को बहुत मानते थे। इनका मानना था कि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है और आप अहिंसा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए साथियों
2007 में याद रखिएगा यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है साथियों, उसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जा रहा है। अब मैं बात करूंगी शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए साथियों हम ये दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अब गांधी जी से इंपोर्टेंट फैक्ट्स थोड़े से, गांधी जी से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं साथियों उनको जान लेते हैं। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है साथियों? ये है राजघाट में। राजनीतिक गुरु कौन है? ये है गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु कौन है? ये है लियो टॉल्स्टॉय। एग्जाम में पूछ लिया जाता है गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? ये थे लियो टॉल्स्टॉय। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर यही पूछा जाए सिर्फ, देखिए अगर राजनीतिक ना लिया जाए और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए अभी वकालत पढ़ने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे 88 से 91 तक, ठीक है। अब क्या है 1893 में, ये क्या है, चलिए ये दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। भारत वापस आए साथियों ये 1915 में। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और सत्याग्रह का प्रथम उपयोग साथियों अफ्रीका में किया था इन्होंने 1906 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारों को नोट करते चले। भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था साथियों? चंपारण में हुआ था 1917 में, ठीक है। यहाँ किसानों की समस्या सुनने के लिए गांधी जी गए थे और इन्होंने यहाँ प्रथम सत्याग्रह किया था। इसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये है 1917 की बात है और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। आगे चलते हैं, प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था साथियों? ये है प्रथम जन आंदोलन की बात करेंगे तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नोट कर। अब बताइए प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है साथियों? ये है आपका चंपारण सत्याग्रह। पहला जो किसान आंदोलन है कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। चलिए पहला भूख हड़ताल कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। ये मिल मजदूरों के लिए इन्होंने की थी। मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। 3 दिन की ये मिल मजदूर आंदोलन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? चलिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो साथियों ये हैं आपके एम वी श्रेयंस कुमार। एम वी श्रेयंस कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष साथियों बनाया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है ये INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ये क्या करती है? भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं और जो है उनके प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था साथियों ये है, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक गुप्ता को, राजेंद्र दर्डा, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करूंगी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो सचिवालय है INS टावर्स, इसका उद्घाटन किया है साथियों, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में ये कार्य करती है और स्थापना हुई थी 1939 में। स्थापना को याद रखिएगा, ठीक है साथियों। ये क्या करती है? देखिए ये आप देख रहे होंगे यूनियन पोस्टल यूनिवर्स जो है आपकी, ये क्या करती है? प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है साथियों ये नई दिल्ली में है। चलिए अब इसके अलावा हम कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जान लेते हैं। वैसे तो मैं आपको हमेशा ये करवाती रहती हूँ, परंतु फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो फिलहाल हुई हैं, आप इन्हें एक बार जरूर याद करेंगे। देखिए राजविंदर सिंह भट्टी को क्या बनाया गया है? CISF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? कौन बने हैं CISF के महानिदेशक? ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। BSF के DG कौन बने हैं साथियों? ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद सिंधु गंगाधरन को क्या बनाया गया है? नेस्कॉम की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सिंधु गंगाधरन। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी सतीश कुमार को। आगे चलिए मध्य वायु कमान के AOC इन सी किसे बनाया गया है सर? ये बनाया गया है आशुतोष दीक्षित को। तो साथियों आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर किए हैं साथियों। अब आप लोग मुझे बताकर जाएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगती है साथियों, आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगती है, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें साथियों, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है। और साथियों बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का साथियों आपको पता लग सके, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों मैं मिलूंगी आपको